नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में सातवाहन वंश का अध्ययन करेंगे। सातवाहन अनार्य थे। ब्राह्मण साहित्य सातवाहन वंश को अनार्य मानता है, क्योंकि सातवाहन दक्षिणी भारत से आवासित थे और दक्षिणी भारत का क्षेत्र आर्यों के प्रसार से बाहर था। इस कारण सातवाहन वंश को अनार्य वंश कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहनों को अनार्य कहा गया है। महाभारत में सातवाहन वंश को मलेच्छ कहा गया है, क्योंकि संस्कृत नहीं जानते थे, यानी जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। मनुस्मृति में सातवाहन वंश के शासकों को वर्ण संकर वंश का बताया गया है। सातवाहन शासक क्षत्रिय थे। भंडारकर महोदय ने सातवाहनों को क्षत्रिय वंश का बताते हैं, परंतु कई साक्ष्यों के आधार पर इसका खंडन किया गया है। नासिक अभिलेख में सातवाहनों को क्षत्रिय मानदप वंश का नासिक अभिलेख में सातवाहन वंश के शासकों को क्षत्रिय मानदप दंश कहा गया है तथा एक ब्रह्म कहा गया है। क्षत्रिय मानदप दंश का अर्थ होता है क्षत्रियों का मान और द्रव्य का नाश करने वाला। सातवाहन ब्राह्मण थे। अधिकांश इतिहासकार इस मत का समर्थन करते हैं, इस कारण यह मत सर्वमान्य है। सातवाहन ब्राह्मण थे, इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। एच.सी. रायचौधरी के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया मत कि प्रमुख शासकों के नाम के आगे विभिन्न ऋषियों का नाम है, जैसे गौतम, वशिष्ठ, माधव, हरित इत्यादि का नाम होना। नासिक प्रशस्ति में गौतम पुत्र सातकर्णी हेतु कई विरुद्ध प्रयुक्त हुए हैं, जैसे आगमन निलय, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, पर्वतों का स्वामी। यह उपाधियां गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुई हैं। आगमन निलय का अर्थ होता है धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। मनुस्मृति में सातवाहन शासकों को वेद शास्त्रविद कहा गया है। सातवाहन वंश के शासकों का मूल निवास स्थान सातवाहन का मूल निवास स्थान आंध्र के थे। यह मानने वाले सातवाहन वंश का मूल निवास स्थान आंध्र था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नाम अमरावती लेख में होने के कारण जायसवाल अमरावती को आर्यों सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैं। आंध्र के धान्य कटक क्षेत्र के थे। भंडारकर आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिला स्थित कोटलिंगम तथा संगारेड्डी नामक स्थान से सातवाहनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर सातवाहन का मूल निवास स्थान आंध्र के थे। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नाम अमरावती लेख में होने के कारण के.पी. जायसवाल मानते हैं कि सातवाहन वंश का मूल निवास स्थान अमरावती था। आंध्र प्रदेश के धान्य कटक क्षेत्र भंडारकर आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिला स्थित कोटलिंगम तथा संगारेड्डी नामक स्थानों से सातवाहनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर सातवाहन वंश को दक्कन का मूल निवासी माना जाता है। सातवाहन का मूल निवास स्थान वेलारी था और वेलारी कर्नाटक में है। वेलारी के न्योक दोनों तथा हिरहदगल्ली से प्राप्त अभिलेखों में क्रमशः सातवान आहार तथा सातवाहन रडड शब्द मिलते हैं। सातवाहनों का मूल निवास स्थान बरार या विदर्भ प्रदेश था। बरार के अकोला तथा तरहल्ला से सातवाहनों के मुद्रा भंडार प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर मीरासी ने यह मत प्रकट किया है कि
सातवाहन वराह प्रदेश के निवासी थे। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में व तेलंगाना के कोंडापुर से भी सातवाहन वंश की ताम्र मुद्राएं मिली हैं। सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। यह सर्वमान्य मत है। इस मत के पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। अधिकांश अभिलेख मुद्राएं महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। अभिलेखों की भाषा महाराष्ट्रीय व प्राकृत है। सातवाहनों की गुफाएं व चैत्य बिहार भी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश की स्थापना और आरंभिक शासक आंध्र भृतीय जातीय सिमुक छिप्रक सिसुम ने कण्व वंशीय सुशर्मा की हत्या करके पृथ्वी पर राज करेगा। यह वायु पुराण में लिखा हुआ है। यानी वायु पुराण से जानकारी मिलती है कि आंध्र भृतीय जातीय सिमुक छिप्रक सिसुम ने कण्व वंशीय सुशर्मा की हत्या करके पृथ्वी पर राज करेगा। अतः इस वंश की स्थापना सिंधु या सिमुक ने की थी। मत्स्य पुराण के अनुसार 30 राजा 460 वर्ष तक शासन करेंगे और वायु पुराण के अनुसार 17 राजा 300 वर्षों तक शासन करेंगे। सातवाहन वंश का आरंभिक शासक कौन था? सिमुक को माना जाता है। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक के कोटलिंगल से ताम्र व पोटिन के सिक्के मिले हैं। कृष्ण या कान्हा यह सिमुक का भाई था। नासिक को साम्राज्य में मिलाया था। कृष्ण का नाम नासिक अभिलेख में भी मिलता है। कहने का अर्थ यह है, सातवाहन वंश में नासिक का क्षेत्र, सातवाहन साम्राज्य में नासिक का क्षेत्र है, वह कृष्ण व कान्हा ने मिलाया था और यह सिमुक का भाई था। सातकर्णी प्रथम, जिसे श्री सातकर्णी प्रथम भी कहा जाता है, इसने सातवाहन वंश को प्रसिद्धि दिलाई व सातवाहन को गौरव प्रदान करने व साम्राज्य विस्तार करने वाला प्रथम शासक था। पश्चिमी मालवा से ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर श्री सात लिखा है। इसके अलावा अनूप क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र तथा सांची क्षेत्र से संभवतः इनका शासन था। इसके अलावा अनूप क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र तथा सांची क्षेत्र पर संभवतः सातकर्णी प्रथम का शासन था। विदिशा से मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी मालव शैली की मोहरें प्राप्त हुई हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथेंसी के अनुसार श्री सातकर्णी प्रथम के नियंत्रण में सोपारा व कल्याण बंदरगाह थे। कलिंग सातवाहनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इस प्रकार संपूर्ण गोदावरी घाटी में अपना शासन स्थापित करके प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। इस कारण इन्हें प्रतिष्ठानपति भी कहा जाता है, परंतु कलिंग साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इनके समकालीन कलिंग का शासक खारवेल था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से सातवाहन अभियान का वर्णन भी मिलता है। विदिशा से भी सातकर्णी प्रथम की मुद्रा मिलती है। अतः विदिशा से भी सातकर्णी प्रथम के अधिकार की पुष्टि होती है। बौद्ध ग्रंथ वीरचरित में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद 2 अल्पवयस्क पुत्र थे, वेदश्री व शक्तिश्री। वेदश्री को उत्तराधिकारी बनाकर उसकी माता नागनिका संरक्षिका बनकर शासन चलाती थी। नागनिका अंग देश की राजकुमारी थी जो महारथी की पुत्री थी। नागनिका के शासन की जानकारी देने वाले स्रोत जुन्नार से एक रजत मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर नागानिका व सातकर्णी प्रथम के नाम का उल्लेख मिलता है। यह पहली महिला संरक्षिका थी जिसने मुद्रा जारी की थी। जुन्नार क्षेत्र है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में है। यह लेख नागानिका का है।
यह गुफा में उल्लेखित है, जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह लेख नागानिका ने वेदश्री के काल में लिखवाया था। नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है, 18 यज्ञों में 3 यज्ञ सातकर्णी प्रथम ने करवाए थे, से सभी यज्ञ नागानिका के द्वारा करवाए गए थे। कहने का अर्थ है 18 यज्ञ हुए, उनमें 3 यज्ञ सातकर्णी प्रथम ने करवाए, बाकी सभी यज्ञ नागानिका के द्वारा करवाए गए थे। इन 3 यज्ञों में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था सातकर्णी प्रथम ने। नानाघाट अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमि दान का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। कहने का अर्थ यह है, प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमि दान का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तो वह अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इस गुफा में दीर्घा ने 8 मानव आकार की मूर्तियां बनाई, जिनमें 1 नागानिका की मूर्ति, 2 नागानिका के पिता की मूर्ति, 3 सातकर्णी प्रथम की मूर्ति, 4 सिमुख की मूर्ति व अन्य राजकुमारों की मूर्तियां हैं। सातवाहन इतिहास का अंधकार युग। सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के मध्य कुल 19 शासक हुए, जिनका उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ है। 3 शासकों के अलावा अन्य 16 शासकों के नाम केवल मत्स्य पुराण से प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: आपिलक, कुंतल सातकर्णी प्रथम और हाल। आपिलक का एक ताम्र सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कुंतल सातकर्णी का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलता है। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में कुंतल सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेख है कि अंतःपुर की रानियां प्राकृत भाषा का उपयोग में लाएंगी। प्रारंभिक सातवाहन शासकों में शांतिकालीन महानतम शासक हाल था, जो 17वां शासक था। हाल महान कवि थे। इन्हें कवि वत्सल की उपाधि दी गई थी। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक गेय काव्य की रचना प्राकृत भाषा में की थी। कहने का अर्थ है, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी, तो हाल के द्वारा की गई थी। हाल के दरबार में 2 प्रमुख विद्वान रहते थे। उनकी राज्यसभा में पेशाच प्राकृत भाषा में लिखित वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य, कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। कहने का अर्थ यह है, हाल के दरबार में 2 प्रमुख विद्वान रहते थे, एक पेशाच और दूसरा सर्ववर्मन। हाल की रानी मलयवती संस्कृत की ज्ञाता थी। लीलावैया व लीलावती नामक ग्रंथ से हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें हाल के सेनापति विजयानंद के श्रीलंका जाने का उल्लेख भी मिलता है। रचनाकार और रचना: कवि हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। गुणाढ्य ने व्रत कथा की रचना की थी। सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की थी। उक्त कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण उत्तर पश्चिम सीमा से शकों का आक्रमण हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ। इस कारण आगे चलकर सातवाहन शक संघर्ष आरंभ हुआ, जो कि यक्षश्री सातकर्णी तक चलता रहा। इस दौरान क्रमशः शकों के 2 राजवंश हुए। सातवाहन शक्ति का पुनरुद्धार काल। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वां शासक था। इसने शकों के साथ संघर्ष किया। शकों के साथ संघर्ष 2 नासिक अभिलेख की रचना गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी, जो शासनकाल के 18वें वर्ष और शासनकाल के 24वें वर्ष में लिखवाए गए थे। नासिक प्रशस्ति की रचना गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने की थी, जो अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाई गई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का कार्यकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के मध्य था।
गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इस क्रम में पहला संघर्ष शकों के साथ हुआ। इनके समकालीन शक वंश का शासक क्षत्रप नहपान था। गौतमी सातकर्णी ने क्षत्रप राजा नहपान को पराजित किया था। इसके प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। एक नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 2 लेख लिखवाए हैं, 18वें वर्ष और 24वें वर्ष। 18वें वर्ष में उल्लेखित है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजय कालकीय ग्राम दान दिया था। अजय कालकीय गांव पहले शकों के अधिकार में था, जो कि शकों से छीनकर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को दान दिया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी स्वयं को वेणकटक स्वामी कहता है। इससे सिद्ध होता है कि नासिक और वेणगंगा का तटवर्ती प्रदेश उसने शक क्षत्रपों से विजित किया था। वेणकटक नगर की स्थापना भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई थी। कार्ले अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन के 18वें वर्ष लिखा गया था। कार्ले अभिलेख में लिखा है कि करजक ग्राम बौद्ध संघ को दान दिया गया। यह ग्राम पहले शकों ने भी बौद्ध संघ को दान दिया था। यह क्षेत्र करजक गांव पहले नहपान के दामाद उसावदान के आधिपत्य में था। तब उसने भी इसे बौद्ध संघ को दान दिया था। नहपान के समय उसावदान उसके साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का गवर्नर था। दक्षिणी प्रांत में नासिक और पूना का क्षेत्र आता था। इस प्रकार करजक गांव 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया था। जोगलथंबी मुद्रा भांड 1906 ईस्वी में खोजा गया। यह नासिक के पास जोगलथंबी गांव से शक क्षेत्र नहपान के 13,250 रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसमें 9,270 सिक्के सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्अंकित करवाए थे। इनके मुख्य भाग पर चैत्य तथा मुद्रा लेख गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में नहपान के मुद्रा लेख के अंश हैं। उक्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का मत है कि गौतमी सातकर्णी ने 16वें वर्ष युद्ध की तैयारी की तथा 17वें वर्ष युद्ध हुआ, जिसमें नहपान उसावदत्त दोनों मारे गए। क्षयरात वंश क्षीण हो गया। शक क्षेत्र सातवाहन के अधीन आ गया। यह युद्ध नासिक के पास गोवर्धन में हुआ था। इस युद्ध के बाद सातवाहन साम्राज्य निम्न क्षेत्रों में फैला। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात का पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र में सातवाहन वंश का विस्तार हुआ। इस क्षेत्र में ऋषिक, कृष्णा नदी का क्षेत्र, अस्मक, गोदावरी के आसपास का क्षेत्र, मूलक, प्रतिष्ठान, सूरत, सौराष्ट्र का क्षेत्र, कुकुट, काठियावाड़ क्षेत्र, अनूप, नर्मदा नदी, विदर्भ, आका, पूर्वी मालवा का क्षेत्र और अवंती, यह क्षेत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य का भाग था। नासिक प्रशस्ति वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलसिरी के द्वारा नासिक प्रशस्ति लिखवाई गई थी। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों के बारे में लिखा हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इनके पिता का नाम शिवशक्ति था। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी को निम्न उपाधियां दी गई हैं। 1. खत्तिय पदमान मदमम का अर्थ होता है क्षेत्रियों का धर्म, मान मद को नष्ट करने वाला। 2 नंबर उपाधि शक यवन पहलव निस्सदनस, शक यवन पहलव का नाश करने वाला। खख रातवश निरेव शेष करस, क्षयरात वंश को निर्मूल करने वाला। यश पतिथापन, सातवाहन के यश प्रतिष्ठान को पुनः स्थापित करने वाला। 5वीं उपाधि है त्रिसमुद्र तोय विजयो पताक,
जिसने तीनों समुद्रों पर विजय प्राप्त की हो। यह उपाधियां गौतमीपुत्र सातकर्णी को दी गई हैं नासिक प्रशस्ति में। गौतमी बलश्री ने भदावनीय भिक्षु संघ दान दिया था। शामली ग्राम दान दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी धर्म सहिष्णु शासक था। द्विजेतर वर्णों का उद्धार किया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासन किया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पुराणों व अमरावती लेख में पुलोमी कहा गया है। टोलमी ने सीरोपोलेमाई कहा है। म्यूकडेमी अभिलेख में पुलुमावी कहा गया है। जानकारी के स्रोत: वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने नासिक में 4 लेख, कार्ले में 2 लेख, नानाघाट में 1 लेख प्राप्त हुआ है। कोरोमंडल तट पर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की मुद्रा मिली है, जिस पर 2 पतवार की नाव का चित्र बना हुआ है। इन्होंने नवनगर की स्थापना की और मुद्रा का प्रचलन किया था। शकों के साथ संघर्ष: क्षयरात्र वंश के बाद कार्दमक वंश का उत्थान हुआ। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समकालीन चेष्टक व रुद्रदामन शासक थे। गिरनार अभिलेख से जानकारी मिलती है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। कन्हेरी लेख के अनुसार रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से हुआ था। रुद्रदामन से वशिष्ठी पुत्र पुलमावी पराजित होने के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम की ओर नहीं कर सका, जबकि अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर किया था। गिरनार अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणापथपति सातकर्णी की उपाधि दी गई है। इस प्रकार शक्तिशाली शकों के कारण वशिष्ठी पुत्र पुलमावी उत्तर पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। इस कारण दक्षिण पूर्व की ओर अपने राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार यह पहला आंध्रक सम्राट कहलाया। अमरावती को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था, जबकि इसी समय अवंती पर शकों का अधिकार हो गया था। यज्ञश्री सातकर्णी ने 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक शासन किया था। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी के कार्यकाल की जानकारी के चिन्ह अभिलेख में मिलते हैं। 165 एडी से 195 एडी मिलते हैं। अधिकांश स्रोत इनका कार्य 174 ईस्वी से 203 ईस्वी बताते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी ने कार्दमन शकों को पराजित कर शक सातवाहन संघर्ष को समाप्त किया। इसके उपलक्ष्य में यज्ञश्री सातकर्णी ने रजत मुद्राएं चलाई थी। सोपारा से हमें ऐसी कई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इस मुद्रा पर समुद्री जहाज, मछली, शंख के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। इसके काल में कई अभिलेख स्थापित करवाए गए। गुंटूर का लेख, नासिक का लेख, कन्हेरी का लेख। कवि वाण भट्ट ने यज्ञश्री सातकर्णी को त्रिसमुद्राधिपति कहा है तथा बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का मित्र बताया है। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद निरंतर कमजोर उत्तराधिकारी हुए। इनका अंतिम शासक पुलोमी चतुर्थ था। इसके बाद सातवां वंश आंध्रक वंश के तटीय क्षेत्रों तथा वेलारी तक सीमित रह गया। अन्य क्षेत्रों में कई वंशों का विकास हुआ। एक आभीर वंश के संस्थापक ईश्वरसेन थे। कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किया था। कहने का अर्थ है आभीर राजवंश के संस्थापक कौन थे? ईश्वरसेन थे और इन्होंने कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किया था। दूसरा वंश चतुसातकर्णी वंश, यह महाराष्ट्र कुंतल में था। कदम वंश के शासकों ने शासन किया था। वृहत फलयाण वंश, यह कर्षण मसूलीपट्टम का क्षेत्र था। कालांतर में
यह पल्लव के अधीन हो गया था। चौथा, सालकाइन वंश की राजधानी वेंगी थी। कालांतर में यह पल्लव के अधीन हो गया था। इक्ष्वाकु वंश कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। श्री शांति मूलक संस्थापक थे। राजा महातलवार की उपाधि लेते थे। नागार्जुन कोंडा राजधानी थी। राजन्य वर्ग ब्राह्मण, रानी बौद्ध थी। पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु सातवाहन के सेवक थे। पल्लव वंश स्थापित हुआ। सातवाहन कालीन कला, स्तूप, विहार और चैत्य की कला अशोक के काल में प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु विकसित सातवाहन काल में हुई थी। स्तूप, महात्मा बुद्ध की मानव आकार मूर्तियां बनाई गई। इससे पूर्व प्रतीक पूजा होती थी। श्वेत पाषाण का उपयोग प्रारंभ हुआ। आयत स्तंभ बनाए गए। आकर्षक मानव मूर्तियां बनाई गई। अमरावती का स्तूप बना था। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। 1797 ईस्वी में मैकेंजी के द्वारा खोजा गया। वर्तमान में अमरावती स्तूप केवल संग्रहालय में है और यह लंदन, कलकत्ता, मद्रास संग्रहालय में रखा हुआ है। अमरावती स्तूप का निर्माण 4 चरणों में किया गया और यह चरण 200 BC से 250 AD के मध्य था। अमरावती स्तूप के निर्माण का प्रथम चरण 200 BC से 100 BC के मध्य हीनयानों के द्वारा, दूसरा चरण 100 BC से 100 AD के मध्य हीनयान व महायान दोनों का प्रभाव था। तीसरे चरण में 100 AD से 200 AD के मध्य उत्कृष्टता का काल माना जाता है। सातवाहन काल के शासकों ने इसका निर्माण करवाया और विशिष्ट शासक थे विशिष्ट पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी, श्री शिव सातकर्णी थे। चतुर्थ चरण में निर्माण हुआ 200 AD से 250 AD इक्ष्वाकु वंश की रानियों के द्वारा या वाकाटक वंश के द्वारा इसका विकास किया गया। अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक है। 200 BC से 250 AD के मध्य धान्यकटक में अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया गया। अमरावती स्तूप को महाचैत्य, महास्तूप, धरणी महाचैत्य, कट महाचैत्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। धान्यकटक क्षेत्र है। यहाँ पर अमरेश्वर शिवलिंग होने के कारण इसे अमरावती कहा जाता है। अमरावती स्तूप की विशेषताएं: हाथी का अवक्रांति में प्रवेश, तोरण द्वारों का अभाव, उसके स्थान पर 2 बड़े स्तंभ जिन पर सिंह मूर्ति, 3 अलंकृत स्तूप, 4 स्तूप के अंड का व्यास 166 फीट, ऊंचाई 90 फीट, स्तूप का केंद्रीय हिस्सा ठोस ईंटों से बना हुआ, 6 जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं उत्कीर्ण हैं, बहुपुत व चंपाल चैत्य इसका हिस्सा है। नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थापित है। नागार्जुन कोंडा स्तूप की खोज 1926 ईस्वी में लेंगहर्स्ट के द्वारा की गई थी। इक्ष्वाकु रानियों द्वारा बनाया गया था, जैसे वपी सिरनिक रानी, सातीसिर, शांतिश्री, बोधिश्री रानी का उल्लेख मिलता है। इन्होंने स्तूप निर्माण हेतु नव कार्मिक पद का गठन किया था। कुलक व सिंहल विहार यहीं पर स्थित है। कुमार स्वामी ने नागार्जुन कोंडा स्तूप के बारे में कहा है, नागार्जुन कोंडा स्तूप भारतीय कला का विलासित व सुकुमार पुष्प है। KD वाजपेयी ने नागार्जुन कोंडा स्तूप के बारे में कहा है, नागार्जुन कोंडा भारतीय वास्तुकला की उज्ज्वलतम कृति है। अन्य स्तूप हैं गुंटपले स्तूप, दक्षिणी भारत का प्राचीनतम स्तूप, 2 सकाराम स्तूप, 3 भट्टीपोल स्तूप, 4 जगईपेट स्तूप, 5 घंटसाल स्तूप। विहार व चैत्य का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन सूत्र में उल्लेख मिलता है। बौद्धों का पूजा भवन चैत्य कहलाता था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार कहलाता था।
पश्चिमी भारत के चैत्य। भांजा चैत्य गुफा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। भांजा चैत्य गुफा पश्चिमी भारत का प्राचीनतम चैत्य है, जबकि भारत का प्राचीनतम चैत्य बराबर पहाड़ियों में अशोक मौर्य के समय का है। भांजा से गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 4 चैत्य हैं। एक चैत्य का प्रवेश द्वार सुंदर मेहराब है। भांजा सबसे प्राचीन चैत्य गुफा है। कोलाब गुफा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। पीतलखोरा, पीतलखोरा महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर 13 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पीतलखोरा का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेणियों द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 4 यक्षों के चित्र प्राप्त होते हैं। एक सक्रीन, पीतलखोरा, खंडक, प्रतिष्ठान, सुंदरक, नासिक, असंग, भृगुकच। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के महामयूर से मिलता है। कार्ले गुफाएं, कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे से प्राप्त होती हैं। यहाँ 4 गुफाएं हैं, जिनमें एक चैत्य व 3 विहार हैं। कार्ला के चैत्य सर्वोत्तम व सुरक्षित और विशाल हैं। इसे जम्बू द्वीप का सर्वोत्तम चैत्य कहा जाता है। वैजयंती के श्रेष्ठी भूतपाल ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय कार्ला गुफाएं बनवाई थी। कार्ला गुफाओं के एक विहार हरफान पारसिक ने दान दिया था। हरफान पारसिक गौतमी पुत्र पुलमावी का राज्यपाल था। कार्ले गुफा के मंडप में 37 गुफाएं हैं। इनके आरंभ में संगीतशाला है। कार्ले के प्रवेश द्वार को सूर्य द्वार कहा जाता है। इसमें सिंह की मूर्ति थी। कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई के कृष्णगिरी क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। यहाँ से राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का लेख प्राप्त हुआ है। यक्षश्री सातकर्णी के काल में गजसेन व राजमित्र नामक 2 भाइयों ने कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। कन्हेरी की गुफाओं से लगभग 100 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कन्हेरी की बड़ी गुफा में जलकुंड प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 41 पद्मपाणि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगता है कि आरंभ हीनयानी कालांतर में महायानी संप्रदाय से संबंधित है। वेडासा की गुफाएं पूना से प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यह नवीनतम गुफाएं हैं। यह काष्ठ से निर्मित थी, जो बाद में पाषाण में बदल गई थी। नासिक गुफाएं, नासिक गुफाएं महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। नासिक से 17 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 16 विहार और एक चैत्य है। इनके निर्माण में कृष्ण सातवाहन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यक्षश्री सातकर्णी का योगदान है। गुफा संख्या 3 गौतमी गुफा कहलाती है। गुफा संख्या 17 महायान की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। गुफा संख्या 12 का निर्माण इंद्र अग्निदत्त यवन के द्वारा करवाया गया था। बुद्ध की पद्मासन मूर्ति वसु महिला द्वारा निर्मित करवाई गई थी। जुन्नार गुफाएं, यह पुणे महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। इसमें 150 गुफाएं हैं, जिनमें 10 चैत्य और 140 विहार हैं। यहाँ गणेश लेन तथा तुलजा लेन प्रमुख हैं। यवन चांद ने दान दिया था। पूर्वी भारत की गुफाएं, चैत्य और विहार। उदयगिरी खंडगिरी की गुफा भुवनेश्वर ओडिशा से प्राप्त हुई हैं। कलिंग नरेश खारवेल द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह जैन श्रावकों को दान में दी गई थी। उदयगिरी व खंडगिरी में चैत्यों का अभाव है। यहाँ केवल विहार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 19 गुफाएं प्राप्त हैं। यहाँ की गणेश गुफा प्रसिद्ध गुफा है। यहाँ की मंचापुरी गुफा का निर्माण चेदी शासकों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से खारवेल की राजमहर्षि का लेख मिलता है। रानी गुफा, यहाँ से आथी गुफा लेख कलिंग नरेश खारवेल का लेख मिलता है।
रानी गुफा से 14 गुफाएं मिलती हैं। खंडगिरी से 16 गुफाएं मिली हैं। यहाँ से नवमुनि गुफा, अनंत गुफा, देव गुफा मिली है। आज हमने सातवाहन वंश का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।